नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था। शायद उस वक्त मैं 5वीं क्लास में था। आप में से अगर कोई गांव से बिलोंग करता है तो आपने जरूर गांव में होने वाले टोने टोटके या फिर काले जादू के बारे में जरूर सुना होगा। और अगर नहीं सुना तो फिर आज आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं उसको सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या कभी असल जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन आज की कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप में से बहुत से लोग वीडियो को पूरा देखते तो हैं, लेकिन न ही तो कमेंट करके यह बताते हैं कि उन्हें वीडियो कैसी लगी और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कृपया करके जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और अगर वीडियो अच्छी ना भी लगे तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो में क्या कमी है, ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस में सुधार कर सकें। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल यह कहानी मेरे नाना जी की फैमिली की है। मेरे नाना जी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं और उनके 3 बेटे थे। उनमें से जो सबसे छोटे वाले भैया थे, चौथे नंबर के बेटे को शुरू से ही पढ़ाई में थोड़े इंटेलिजेंट थे, जिस वजह से उनको जल्दी ही किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिल गई। अब जिस कंपनी में उनको जॉब मिली थी उस कंपनी का ऑफिस हमारे गांव से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर था। इसीलिए भैया का डेली अप डाउन करना पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि मैं रहने के लिए वहीं पर शहर में ही कोई रूम किराए पर ले लेता हूं। और उन्होंने ऐसा सोचकर शहर में किराए पर मिलने वाले कमरे की तलाश शुरू कर दी और जल्द ही उनकी तलाश पूरी भी हो गई। दरअसल वो एक बार संडे के दिन कमरे की तलाश में निकले थे। जब उन्होंने 2-4 जगह पर देखा तो उन्हें एक कमरा मिल गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उन्होंने जिस मकान में वह कमरा लिया था उस पूरे मकान में और कोई भी किराएदार नहीं रहता था। अब भैया शुरू से अकेले रहे हुए थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका यही गलत फैसला उन्हें एक दिन फांसी के फंदे तक ले जाएगा। भैया गांव से अपना पूरा सामान ले जाकर उस कमरे में सेंट हो चुके थे। शुरू में तो जब उस कमरे में रहने लगे तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उनके साथ उस कमरे में कुछ अजीब अजीब तरह की हरकतें होने लगी। सबसे पहले दिन तो उन्होंने महसूस किया कि उनका बेड अपने आप ही उल्टा हो गया है। मतलब जिस दिन से उनके साथ यह अजीब तरह की घटनाएं होना शुरू हुई थी उस दिन वो रात को खाना पीना खाकर आराम से सो गए थे। पर जब वो सोए तो उनके बिस्तर का सिर उत्तर दिशा की तरफ था, पर जब वो सुबह उठे तो वह दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोए हुए थे। नींद से उठने के कुछ देर बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि मैं तो रात को उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोया था, फिर मैं दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके कैसे उठा। तो उस वक्त उन्होंने यह सोच लिया कि शायद मैं नींद में ही इधर से उधर हो गया होगा। और जब उन्होंने बिस्तर की तरफ ध्यान दिया तो उन्होंने देखा कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उनका पूरा बैंड ही बिस्तर सहित उत्तर से दक्षिण की तरफ हो गया है। उन्हें उस समय यह बहुत ही ज्यादा अजीब लगा, लेकिन उनके ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था, तो उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज करते हुए ऑफिस जाना ही ठीक समझा। फिर कुछ दिनों बाद उनके साथ यह अजीब अजीब चीजें होना ज्यादा होती चली गई। जब वो ऑफिस जाते थे तो वह अपने बिस्तर को पूरी तरीके से अच्छे से सही करके जाते थे, लेकिन जैसे ही वह ऑफिस से वापस लौटे थे तो उन्हें अपने बिस्तर को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उस पर कोई सोया हो। इसके साथ ही उन्हें ऐसा लगता था जैसे किसी ने उनके कपड़ों को भी पहना है। मतलब जैसे वो अपने कपड़ों को अलमारी में छोड़कर जाते थे, उन्हें ठीक वैसे की वैसे कपड़े वापस नहीं मिलते थे, बल्कि उन कपड़ों को देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने उन कपड़ों के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। पर उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल रहता था कि रूम तो बाहर से लॉक है, फिर कोई अंदर कैसे आ सकता है। उन्हें लगा कि यह शायद मेरे मन का वहम होगा, और यही सोचकर वह लगातार इन सब चीजों को नजरअंदाज कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ऑफिस के काम का दबाव ज्यादा होने के कारण शायद उनके साथ ऐसा हो रहा है। शायद वो ही इन चीजों को इस हालत में छोड़ देते होंगे और उन्हें याद न रहता होगा।
और उनका यह वहम हकीकत में बदला जब उनके साथ यह चीजें कुछ ज्यादा ही होने लगी। दरअसल भैया हमेशा खाना कमरे पर ही बनाया करते थे, लेकिन जिस दिन भी वो खाने में कुछ मीठा बनाते थे उस रात वह कभी भी सो नहीं पाते थे। अमूमन घर से बाहर रहने वाले लोग यही करते हैं कि रात का बनाया हुआ सुबह खा लेते हैं और सुबह का बनाया हुआ रात को खा लेते हैं। अगर आप में से भी कोई किराए का कमरा लेकर कहीं घर से बाहर रहा है तो आप इस चीज को अच्छी तरह से समझते होंगे। तो अब होने लगा था कि जिस दिन भी भाई कमरे पर मीठा बनाते थे और वह खाना पीना करके सो जाते थे तो सोने के बाद उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे कोई उनके कमरे के अंदर कुछ खा रहा है। उन्हें उनके रूम के अंदर रखे हुए बर्तनों की आवाज आती थी, पर जैसे ही वो आंख खोलकर देखते थे तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता था। ऑफिस के काम की थकान इतनी ज्यादा रहती थी कि वो इन सब चीजों को नजरअंदाज करके जबरदस्ती सो जाते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपने घर पर कुछ भी नहीं बताया था कि मेरे साथ क्या हुआ, उस कमरे में ऐसे ऐसे हो रहा है। अब रात के समय उनके साथ ऐसी घटनाएं कुछ ज्यादा ही होने लगी थीं। सोते वक्त उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे बिस्तर पर उनके साथ में कोई और भी सो रहा है, पर देखने पर कोई भी नहीं होता था। उन्हें बस वह चीज अपने होने का एहसास बार बार करा रही थी। भैया ने इस बारे में अपने ऑफिस वाले दोस्तों से भी बात की, लेकिन उन्होंने भी उन्हें कहा कि अरे यार, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब तेरे मन का वहम होगा। इसके साथ ही जिस बाथरूम में वह नहाते थे उसमें उनके अलावा और कोई भी नहीं नहाता था और उनके नहाने के साबुन वगैरह वहीं पर रखे हुए होते थे। लेकिन ऑफिस से आने के बाद में बाथरूम में रखे हुए साबुन को देखकर उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे इस साबुन से किसी और ने भी नहाया है, क्योंकि एक तो वह साबुन उन्हें गिला मिलता था और इसके साथ ही साबुन महीने में बहुत ही जल्दी पूरा हो रहा था। इसके साथ ही उन्हें सबसे ज्यादा डरा देने वाली चीज बाथरूम में यह मिली कि उन्हें बाथरूम में किसी औरत के जैसे लंबे लंबे बाल मिलते थे। अब भैया ने तो सोचा कि मेरे बाल तो इतने लंबे हैं नहीं, फिर ये इतने लंबे बाल तो किसी औरत के ही हो सकते हैं। इसके बाद उन्होंने जब अपने ऑफिस वाले दोस्तों से ये सारी बातें कहीं तो उन्होंने कहा कि ठीक है, संडे वाले दिन हम लोग आते हैं तेरे रूम पर। अब संडे आया और संडे वाले दिन भाई आगे कुछ 2-4 दोस्त उनके कमरे पर आए, लेकिन जैसे ही उनके दोस्त उस कमरे में घुसे तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगे और अपनी नाक को बंद करने लगे और उनमें से 1-2 को तो उल्टी भी हो गई। तभी उनके दोस्तों ने भैया से कहा कि यार, तू इतनी दुर्गंध में कैसे रह रहा है? तुझे यहाँ पर रहने में दिक्कत नहीं होती क्या? यहाँ कितनी बदबू आ रही है, तूने ऐसा क्या रखा है इस कमरे में? तो भैया ने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं रख रखा और मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही, भला तुम्हें ही ये सारी बदबू कैसे आ रही है? तब भैया के उन दोस्तों ने उनसे कहा कि यहाँ पर ऐसी बदबू आ रही है जैसे कोई मरा हुआ जानवर रहा हो, और उसके बाद उनके दोस्त वहां से चले गए। वो ज्यादा देर तक वहां नहीं रुके और जितनी देर में रुके वह उस कमरे से बाहर ही रुके, कमरे के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं गए। अब भैया ने भी मन बना लिया था कि वो इस कमरे में अब ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे और जैसे ही कोई दूसरा कमरा मिलेगा तो वह इस कमरे को खाली कर देंगे। अब उन्होंने उसी कमरे में बैठकर अपने 2-4 दोस्तों को फोन किया कि यार, मेरे लिए कोई रूम हो तो बताना, मुझे इस कमरे में नहीं रहना, यहां पर मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। अब जैसे ही उस दिन उन्होंने अपने दोस्तों को यह बात बोली, उसी दिन रात को उनके साथ उस कमरे में कुछ इतना भयानक हुआ कि दूसरे ही दिन उन्होंने वो कमरा खाली कर दिया। पर कमरा खाली करने के बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ था। अब दरअसल हुआ क्या था कि उस दिन अपने दोस्तों से बात बोलकर वह खाना वाना बनाने लगे। खाना बनाते वक्त भैया अक्सर कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुना करते थे। अब उस दिन जब वो खाना बना रहे थे तो खाना बनाते बनाते उन गानों की आवाज के बीच उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे कमरे के अंदर कोई रो रहा हो, और वो रोने की आवाज किसी लड़की की लग रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कोई नहीं दिखा। इसके बाद उन्होंने सोचा कि मुझे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे किसी भी तरह आज का दिन इस कमरे में निकालना है और कल मैं इस कमरे को खाली कर दूंगा, चाहे मुझे कहीं पर कमरा मिले या ना मिले। यही सोचकर उन्होंने खाना बनाकर खाया और खाना खाने के बाद वो सो गए।
लेकिन रात के वक्त उन्हें सोते हुए यह एहसास होने लगा कि जैसे कोई उनके कमरे के बाहर चल रहा है। कुछ देर किसी के चलने की आवाज आने के बाद भैया अब नींद में नहीं थे, बल्कि वह सिर्फ आंखें बंद करके वैसे ही सो रहे थे और सिर्फ सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें उनके कमरे के गेट की खुलने की आवाज आई और उस आवाज को सुनकर वह काफी ज्यादा डर गए। उन्हें लगा कि शायद आज अब नहीं बचेंगे। उनके पास आते हुए कदमों की आवाज उन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थी। उन्हें इस बात का पूरा एहसास हो रहा था कि कोई उनके बेड के पास में ही खड़ा है और उन्हें घूर रहा है, लेकिन उनकी जरा भी हिम्मत नहीं हुई कि वह पलट कर देख सके कि वह क्या चीज है। कुछ देर बाद उस शख्स ने जोर जोर से कुछ बड़बड़ाना शुरू किया और उनकी आवाज सुनकर भैया यह समझ चुके थे कि यह कोई औरत है। जितना भैया उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को समझ पा रहे थे, उससे उनको लगा कि यह औरत कोई मराठी है और यह कुछ मराठी में बोल रही है। कुछ देर बाद वह आवाज अपने आप ही शांत हो गई, लेकिन अब कमरे में फैले सन्नाटे के साथ भैया के दिल की धड़कन पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। उन्हें यह लग रहा था कि जैसे ही मैं हिलूंगा या कुछ हरकत करूंगा तो ये औरत मुझे मार न दे। अब कुछ 1-2 घंटे गुजरने के बाद उन्हें जब यह लगा कि शायद अब कोई नहीं है, तो उन्होंने करवट बदलकर सीधे होकर जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उन्हें ठीक अपने ऊपर पंखे से एक औरत फांसी से लटकी हुई दिखी और यह पंखा ठीक उनके बिस्तर के ऊपर था। पर सर्दियों का वक्त होने के कारण उन्होंने पंखा नहीं चला रखा था। पंखे से लटकी हुई उस औरत ने भैया के द्वारा पैर कंबल को छू रहे थे। उस औरत ने मैरून कलर की साड़ी पहन रखी थी। यह नजारा देखकर भैया के पूरे शरीर को तो जैसे लकवा मार गया था। उनके शरीर में कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। इससे भी 100 गुना ज्यादा उन्हें डराने वाला वाक्य अगर कुछ हुआ तो वो ये था कि वह औरत पंखे से लटकी हुई भी अपनी पूरी आंखों को फाड़कर भैया की तरफ देखकर कुछ बड़बड़ा रही थी। अब भला यह कैसे हो सकता है कि कोई इंसान गले के बल फांसी पर लटका हुआ हो और फिर भी बोल रहा हो। यह देखकर भैया तो काफी ज्यादा डर गए। बोलते वक्त उस औरत के जबड़े और दांतों से खून निकल रहा था, जो टपक कर नीचे लेटे हुए भैया के ऊपर गिर रहा था, और उस औरत के होंठों पर एक अजीब तरह की मुस्कान थी। अब उनका दिमाग पूरी तरीके से सुन्न पड़ चुका था और शरीर ने भी काम करना बंद कर दिया था। साथ ही उस औरत के खून के छींटे उनके ऊपर गिर रहे थे। अब तक वह यह समझ चुके थे कि यह कोई साधारण और वहम नहीं है, बल्कि कोई बहुत ही भयंकर आत्मा या भूत है जो आज मुझे मार ही डालेगी। अभी वो इतना सब सोच ही रहे थे कि वो औरत फांसी के फंदे से अचानक से चिल्लाते हुए धड़ाम से उनके ऊपर गिर पड़ी। यह होते ही पता नहीं भैया के अंदर कहां से इतनी हिम्मत आई कि उन्होंने उसे अपने ऊपर से जोर का धक्का देकर साइड में हटाया और वहां से उठकर उस कमरे से बाहर की तरफ चिल्लाते हुए भागे। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि उन्होंने जिस मकान में वह कमरा लिया था, उस मकान में कोई भी नहीं रहता था, ना तो कोई किराएदार और ना ही कोई मकान मालिक। आसपास के इलाके में भी बहुत कम लोग रहते थे और जो भी रहते थे वो उनकी चीख सुनकर वहां आए और जब भैया ने अपने साथ जो कुछ भी हुआ वो उन्हें बताया और उनको दिखाने के लिए उस कमरे के अंदर लेकर गए तो उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ नॉर्मल था। तब उन पड़ोसियों ने कहा कि यहां पर तो कुछ भी नहीं है। तो भैया ने उनसे कहा कि मैं सच कह रहा हूं, आप मेरे चेहरे पर देखिए, आपको खून के छींटे नजर आ रहे होंगे। पर इस पर भी उन पड़ोसियों ने कहा कि नहीं, हमें तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इसके बाद जब उन्होंने खुद शीशे में देखा तो वो भी हैरान थे, क्योंकि सच में उनके चेहरे पर कोई खून के छींटे नहीं थे और न ही उस कमरे में उस औरत का कोई नामो निशान था। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद उन पड़ोसियों ने भैया से एक बात कही कि तुम इस कमरे में कैसे रह लेते हो, तुम्हारा दम नहीं घुटता क्या? यहाँ पर कितनी बदबू आ रही है, इस कमरे में से जैसे कोई जानवर मर कर रहा हो, या तुम इस कमरे में साफ सफाई नहीं करते? उनकी यह बात सुनकर भैया भी चौंक गए, क्योंकि उस दिन जो सुबह उनके दोस्त आए थे वो भी उन्हें यही बात बोल रहे थे कि तुम कैसे रहते हो यहाँ पर। पर सबसे अजीब बात तो यह थी कि भैया को वहां उस कमरे में जरा भी बदबू का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन बाकी सभी लोगों का यही कहना था कि उन्हें वहां बदबू आ रही है। जब भैया ने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। तभी पड़ोसियों से बात करते वक्त अचानक उन्हें उस औरत की वह बड़बड़ाने आवाज फिर से सुनाई देने लगी। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वो औरत अब भी उस कमरे के अंदर है। इस वक्त भैया उन पड़ोसियों के साथ उस मकान के चौक में खड़े थे।
तभी उन्होंने उन पड़ोसियों से कहा कि अब आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है। तो उन पड़ोसियों ने कहा कि नहीं, हमें तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। तभी भैया ने उनसे कहा कि आप जरा ध्यान से सुनिए, यह उसी औरत की आवाज है। पर ध्यान से सुनने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। तभी भैया की नजर उस मकान के मेन गेट पर गई। उन्होंने देखा कि वो औरत उस मकान के मेन गेट पर खड़ी है और कुछ ही देर में वो उस गेट को क्रॉस करते हुए आगे चली गई है। तभी भैया ने उन पड़ोसियों को कहा कि वो देखिए, वो रही वो औरत। उनकी बात सुनते ही सभी पड़ोसी उनके साथ मेन गेट की तरफ दौड़े। बाहर जाकर जब सड़क पर देखा तो वहां कोई नहीं था। उस पूरी सड़क पर लाइट लगी हुई थी, जिसकी वजह से किसी के अंधेरे में भी छूटने का कोई चांस नहीं था। तो उन पड़ोसियों ने भैया से कहा कि यह सब तुम्हारे मन का वहम होगा या तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। इतना कहकर वो सभी वहां से जाने लगे। लेकिन अब तक भैया यह बात समझ चुके थे कि अगर वह दोबारा अकेले उस कमरे में गए तो वो औरत उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए भैया ने उन पड़ोसियों से कहा कि आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। पर उन्होंने कहा कि भाई, हम कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे, आखिर हमें भी सोना है। उन लोगों की बात भी सही थी, क्योंकि उन्हें भी आए हुए लगभग 2-2.5 घंटे हो चुके थे। तभी उन पड़ोसियों में से एक बुजुर्ग चाचा थे। तो उन्होंने भैया से कहा कि मैं वैसे भी रोजाना 4 बजे उठता हूं और अब वैसे भी 4 बजने वाले हैं, तो अब मैं सोकर भी क्या करूंगा। तो तुम ऐसा करो कि मेरे साथ मेरे घर पर आ जाओ। इसके बाद भैया उन चाचा के साथ उनके घर पर चले गए। सब कुछ वैसा का वैसा छोड़कर सुबह होते ही भैया ने घर पर फोन किया और घर वालों को सारी बात बताई। जिसके बाद नाना जी और बाकी घर के कुछ बड़े लोग गाड़ी लेकर भैया को लाने घर से चले गए। जब तक घर वाले वहां नहीं पहुंचे तब तक भैया उन चाचा साथ ही रहे। लेकिन अब जैसे ही घर वालों के आते ही भैया घर वालों के साथ उस कमरे में गए तो उस कमरे का मंजर देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल सब लोग जब कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर पूरी तरीके से धूल जमी हुई है, जैसे कई महीनों से वहां किसी ने झाड़ू ही न निकाली हो। और कमरे में हर जगह जाले लगे हुए थे, वो भी बहुत ज्यादा। इसके साथ ही जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि उस कमरे की छत से जानवरों के घोंस लटके हुए थे। उस कमरे में पंखा था, उसकी तीनों पंखुड़ियों पर कबूतरों ने अपने घोंसले डाल रखे थे और उस कमरे में हर तरफ जानवरों की ही बीत हो रही थी। और जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि जो पहले दिन भैया ने सब्जी बनाई थी, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कई दिनों से उस कढ़ाई में भरी हो, क्योंकि उस पर पूरी तरीके से भरपूर आ चुकी थी और बहुत सारी सब्जी पूरे कमरे में इधर उधर बिखरी पड़ी थी। इसके साथ ही जो बात सबने गौर की वो ये थी कि जो शुगर यानी कि मीठे का कोई भी सामान भैया ने कमरे में लाकर रखा था, अब वहां मीठे का कुछ भी सामान नहीं था। अब आप समझ गए होंगे कि कमरे का नजारा जैसा था। ये सब देखकर जो पड़ोसी थे वो भी चौंक गए, क्योंकि जब पिछली रात को उन्होंने कमरे को देखा था तो उस वक्त तो कमरे से बदबू भी आ रही थी, लेकिन कमरे की ऐसी हालत नहीं थी। इसके बाद घर वालों ने आव देखा न ताव, तुरंत वहां से जो भी सामान लेने लायक था उसको लिया और भैया को लेकर घर आ गए। अब इसके बाद भैया की वह चीज भी छूट गई, क्योंकि उस हादसे के बाद अब उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी और अब कुछ भयानक ही होने वाला था। धीरे धीरे भैया का स्वभाव कुछ अजीब होने लगा। वो अब गुमसुम रहने लगे और अगर एक बार बोलने लग जाते थे तो फिर बोलते ही रहते थे। बिना बात के ही गांव की गलियों में बहुत ज्यादा चक्कर काटा करते थे। ये सब देखकर घर वालों को लगा कि इनका शायद उस हादसे की वजह से मानसिक संतुलन खराब हो गया है, तो उन्होंने बहुत से डॉक्टरों से भी उनका इलाज करवाया और कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद गांव की कुछ महिलाओं ने मेरी नानी जी को हमारे गांव के ही पास वाले गांव में जो हनुमान जी का मंदिर है उसके बारे में बताया कि आप उसे वहां लेकर जाओ। पर भैया वहां जाने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें जब भी वहां चलने के लिए बोला जाता तो वो कहीं बढ़ चले जाते थे और शाम तक आते ही नहीं थे। फिर एक बार नानी जी अकेले ही उस हनुमान जी के मंदिर में गई और वहां के पंडित जी को अपनी पूरी बात बताई। तो पंडित जी ने कहा कि अगर आपका बच्चा खुद यहाँ पर नहीं आता है तो आप एक नारियल लो और उसके ऊपर से 7 बार वार कर यहाँ ले आओ, जो भी समस्या होगी वो पता चल जाएगी। तो नानी जी ने बिल्कुल ऐसा ही किया और उस नारियल को जब पंडित जी ने फोड़ा तो वो नारियल एक तरफ से आधा तो पूरा सड़ा हुआ और आधा पूरा बिल्कुल साफ और अच्छा निकला।
तब पंडित जी ने नानी जी को बताया कि आपके बेटे का इतना दिमाग तो खराब हो चुका है जितना यह नारियल खराब है, और जितना यह नारियल सही बचा हुआ है उतना ही उनका दिमाग सही बचा है, और यह दिन दिन बढ़ता जा रहा है, और जिस दिन भी यह पूरा जाएगा उस दिन वो आपके बेटे को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चली जाएगी। तब नानी जी ने पूछा कि वो कौन? तब पंडित जी ने बताया कि वो वही औरत है जो तुम्हारे बेटे को उस कमरे में परेशान किया करती थी। उसने अभी तक भी तुम्हारे बेटे का पीछा नहीं छोड़ा है। वो उसके साथ उसी दिन तुम्हारे घर आ गई थी, और अगर जल्दी ही उसका इलाज नहीं कराया, उसके चंगुल से तुम्हारे बेटे को नहीं छुड़ाया, तो वो उसे लेकर चली जाएगी। यह बात नानी जी ने घर आकर सभी को बताई भी, पर किसी ने भी उनकी बात का विश्वास नहीं किया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टरों की बीमारी है जो थोड़े ही दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन एक दिन गांव में ही किसी की शादी थी। घर के सभी लोग शादी में गए हुए थे। जब वापस आने के बाद सबने नोटिस किया कि घर का एक कमरा काफी टाइम से बंद है, तो सबको लगा कि शायद कोई घर का ही सदस्य सो रहा होगा। लेकिन जब बहुत देर बाद भी कोई बाहर नहीं आया और तब तक शाम भी हो चुकी थी, तो घर में से ही किसी ने उस कमरे का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, मगर किसी ने भी अंदर से काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला। तब तक घर के बाकी लोग भी वहां आ चुके थे। काफी कोशिश करने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो वह लकड़ी का दरवाजा था, इसीलिए उसमें कुछ छोटे छोटे छेद थे। गांव में अक्सर ऐसे ही पुराने दरवाजे होते हैं। तभी किसी ने उस छेद में से उस कमरे के अंदर झांक कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उसके बाद जिस किसी ने भी उस छेद में से देखा उसके तो होश ही उड़ गए थे। फिर आनन फानन में दरवाजा तोड़ा गया, और दरवाजा तोड़ते ही अंदर का मंजर देखकर सब फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि अंदर भैया फांसी पर लटके हुए थे और पता नहीं कितने टाइम से वह लटक रहे थे, क्योंकि तब तक उनकी मौत हो चुकी थी और शरीर भी पूरा ठंडा पड़ चुका था। शायद पंडित जी ने जो बात कही थी वो सच हो गई थी। उस औरत की आत्मा भैया को लेकर चली गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूं, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।